आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, आदाब है, सलाम है, प्रणाम करते हैं आप सभी को। और जैसे कि आपको पता होगा कि हम अच्छे अच्छे लोगों से आपकी जो धरती की जमी की जो खुशबुएं होती हैं, उनके जो वहां से जो लोग पनपते हैं, वैसे लोगों से आपको मिलाने की हम कोशिश करते हैं। और ऐसे ही कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ चुके हैं जिनको शब्दों में कहना मेरे लिए बस की बात नहीं है। मैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। मेरे साथ देखिए कितने महान, जो ये यहाँ पे लिखा हो, प्यासा है मन काव्य संग्रह, हरिनंदन शाह जी के द्वारा लिखा गया। और इन्हीं कवियों को आपके साथ हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और इनके बारे में हम क्या बोले, ये खुद इतने बड़े हैं कि मेरे शब्द नहीं बन रहे इनके लिए बोलने के लिए। एक दूसरा पुस्तक है कि अब पीपल में छाव कहाँ है, ये वाली दूसरा पुस्तक है जो इन्हीं के द्वारा रचा है। और उसके बाद मैं बता दूं कि तीसरा है, देख रहे होंगे आप यहाँ पे, हरिनंदन साहब मिटती लकीरें, ये तीसरी बुक है। उसके बाद जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो है, ये चौथी बुक इनके द्वारा लिखा गया है। और इसी के बाद यही दो ही बुक है जो दो संग्रह, भाग 1 और भाग 2 में है। तो तमाम बुक इनके द्वारा लिखा गया है। और पुरस्कार की तो बात ही मत कीजिए, ऐसे ऐसे लोगों से इनकी जो रचनाएं को जो पुरस्कृत किया गया, तमाम चीज की चर्चा करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपको हमारी ओर से बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। नमस्कार जी। तो सर, सबसे पहले आप हमारे जो ऑडियंस, आपके जो चाहते देख रहे हैं, उनको आप एजुकेशनल बैकग्राउंड से बताइए कि कैसे कैसे आपने पढ़ाई की और इतना मुकाम कैसे हासिल किया, पीछे के बचपन कहाँ पढ़ाई किया, फिर कैसे 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 पढ़ाई करते उठते उठते यहाँ तक पहुँचने का काम आपने कैसे किया। हम पकड़ लीजिए। सबसे पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मेरा नाम हरिनंदन साहब हो और मैं इसी ग्राम माधोपुर दिघरुआ का रहने वाला हूँ। मैं 1965 में उच्च विद्यालय शोंगर से मैट्रिक की परीक्षा पास की। उसके बाद मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं आगे अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं। मेरे पिताजी ने भी कहा कि अब पढ़ाई समाप्त कर दो और अपनी खेती बाड़ी गृहस्थी में लग जाओ, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं आगे पढूं। इसी बीच मेरे मामा जी जो पटना में रहते थे, उनकी एक छोटी सी दुकान थी पटना में, एग्जीबिशन रोड अप्सरा सिनेमा के सामने। वो आए और मुझे उन्होंने कहा कि क्या तुम पढ़ोगे? हम कि हाँ मामा जी, हम पढ़ना चाहते हैं। तो मुझे अपने साथ पटना ले गए। वो अपने साथ पटना ले गए और मेरा एडमिशन कॉलेज ऑफ कॉमर्स पटना में हो गया। स्थिति हमारी काफ़ी दयनीय थी और मामा जी की स्थिति भी वैसी नहीं थी जो हमारी सुविधाओं का वो ख्याल रख सकें। तो एडमिशन तो हो गया, लेकिन मेरे लिए समस्या थी कि न मेरे पास किताबें थी और न मेरे पास रहने के लिए कोई कमरा था। तो किताबों के बदले में मैं लेक्चर छोड़ता नहीं था। कॉलेज में जो भी पढ़ाई होती थी उसे नोट करता था। और रहने के लिए कोई स्थान नहीं था। तो मामा जी की जो दुकान चलती थी, वो अप्सरा सिनेमा जब नाइट शो में बंद हो जाता था, तो उसी वहीं पे जो उनकी दुकानें लगती थी और उसमें जो कुछ बिक्री का सामान होता था, उस चौकी को पोंछ करके हम उसी पर अपना एक सोलापुरी चादर और एक तकिया डाल के सो जाते थे। पढ़ने के लिए स्ट्रीट लाइट के किनारे जो मामा जी की भी कुछ रिक्शाएं थी और कुछ लोगों की रिक्शा, जिस स्ट्रीट लाइट के सामने रिक्शा लगे हो और लाइट आए, उसी लाइट में हम पढ़ाई करते थे। मतलब मेरे पास न तो किताबें थी, न रहने के लिए कोई कमरा था। तो मैं उसी तरह से अपना समय गुजार रहा था। वहीं पर एक राधा कृष्ण ठाकुरवारी, कभी कभी मैं उसमें जाके अपना पढ़ लिया करता था। किताब के अभाव में मैं वही एग्जीबिशन रोड के दक्षिण भाग में अमेरिकन लाइब्रेरी था, उस लाइब्रेरी में जाके हम अपनी पढ़ाई करते थे। कॉलेज की लाइब्रेरी से भी कुछ किताबें मिल जाया करती थी। इस प्रकार हम अपनी पढ़ाई किसी तरह स्नातक पूरा किए। इसी बीच हमारी नियुक्ति हो गई बिहार सरकार के सहकारिता विभाग में पर्यवेक्षक समितियाँ के रूप में, और मुझे 6 महीने के लिए रांची ट्रेनिंग में जाना पड़ा। और 6 महीने के बाद मेरी पोस्टिंग हो गई रोहतास जिला में, नोखा एक प्रखंड है वहाँ। 1.25 महीना रहने के बाद मुझे वहाँ से स्थानांतरित कर पश्चिम चंपारण के बगा में भेज दिया गया और वहाँ 16 साल में बिताया। और उसके बाद मेरा स्थानांतरण समस्तीपुर में हुआ और लगभग 89 में 89 में मेरा स्थानांतरण यहाँ हुआ। और उस समय से लेके सेवानिवृत्ति तक मैं समस्तीपुर में ही विभिन्न पदों पर कार्य करता रहा। उसमें अंतिम रूप में मैं लास्ट में
सहकारिता प्रशिक्षण संस्थान पूसा, जो बिहार का इकलौता संस्थान है, उसमें वाइस प्रिंसिपल के पद पर भी कार्य किया और भी बहुत इम्पोर्टेंट जो जॉब थे उसे हमें दिया गया। तो ये मेरी सेवा यात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत है। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा लोगों को बताया। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो आपकी किताबें हैं मिटती लकीरें, इसमें आपने छोटा शब्द में बता दीजिए कि इसमें आपने क्या संकलित किया है। ये मिटती लकीरें जो है ये कहानी संग्रह है जी। और मैं खास करके जब बगहा में था तो वहाँ की जो स्थितियाँ मैंने देखी, मजदूरों की हालत, जमींदारों का जुल्म, ये सब चीज़ें जब मुझे एक अजीब सी व्यथा हुई और उसी से अभिभूत होकर मैं ये मिटती लकीरें लिखा, जिसमें कहानी संग्रह है। और ये बिल्कुल कल्पना नहीं है, बिल्कुल भोगा हुआ, देखा हुआ, अनुभव किया हुआ इसमें तथ्य है। अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सचमुच आप उसके साथ, उस मजदूर के साथ या उस जमींदार के जुल्म के सामने आप खड़े हैं और किस तरह से उसे वो यातनाएं दे रहा है। ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये सिर्फ कल्पना नहीं है बल्कि अनुभव किया हुआ, भोगा हुआ तथ्य है जी। और एक आपकी जो बुक है कि अब पीपल में छाव कहाँ, इसमें आपने क्या दर्शाया है सर? ये अब पीपल में छाव कहाँ, ये काव्य संग्रह है जी। इसमें 7 खंड हैं जी। और 7 खंड में 7 तरह की का जो प्रकरण है। जैसे प्रथम खंड में है आध्यात्मिक, इस तरह से सभी प्रखंड में अलग अलग तरह की, अलग अलग विधा की ये रचनाएं इसमें संग्रह की है, मैंने संकलित हैं। इसमें गजलें भी हैं, ये क्या कहते हैं, सीमा पर जो लड़ रहे हमारे सिपाही हैं उनके बारे में भी हैं। ये कामगार जो लोग हैं, कर्मचारी, उनकी जो पीड़ा है, उनके हड़ताल वगैरह से संबंधित भी एक प्रकरण है। तो इसमें काव्य ये संकलन है और इसमें गजलें भी हैं, गीत भी हैं और विविध प्रकार के विधाएं इसमें संकलित हैं जी। और एक बड़ी मोटी सी किताब है कि जो जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृति ग्रंथ है, उनके बारे में इसमें लिखा गया है। जी जी, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, लेकिन मुझे उनके जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र श्री रामनाथ ठाकुर जी MP हैं, उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि आप मेरे पिताजी पर एक किताब लिख दीजिए। तो मैंने सोचा कि बहुत सारी किताबें तो उन पर हैं, तो एक स्मृति ग्रंथ उनके नाम पर नहीं था, तो मैंने जननायक कर्पूरी ठाकुर की स्मृति में ये ग्रंथ का संपादन किया। ये 2 खंडों में है, जिसके संपादक हम हैं जी। अच्छा कि मैंने आपको सारी किताबें, एक और किताब है प्यासा है जो कि इन्हीं के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अच्छा, मैंने सारी चीज तो आपको बता दिया है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब छोटे से लोग कई अच्छे काम करते हैं तो उनको प्रोत्साहन के लिए कुछ प्राइज वगैरह दिया जाता है, और इन्होंने वो कर दिखाया जो एक आम लोगों से नहीं हो पाती है और एक अच्छे लोगों से भी नहीं हो पाती है। और ये हमारे गांव के माधोपुर दिघरवा में ही रहते, हमको इस बात की पता नहीं थी, फिर हमको पता चला तब इनसे हम मिलने आए। तो सर एक बात बताइए, आपने जो इतना कार्य किया जो समाज के लिए काफी प्रोत्साहन है, इसमें आपको क्या क्या पुरस्कृत किया गया? सबसे पहले तो सेवा के क्षेत्र में जब मैं था तो उस समय भी काफी पुरस्कार और सम्मान मुझे मिला, क्योंकि मैं सेवा को अपना धर्म समझा था और काफी मेहनत, काफी लगन, काफी तत्परता और ईमानदारी से मैंने अपने सेवा किया। तो उस समय भी काफी नाम लोगों ने काफी प्रोत्साहित किया, काफी नाम सम्मानित किया मुझे। इसके बाद ये साहित्य के क्षेत्र में आए तो बहुत सारी संस्थाओं द्वारा, जैसे विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ द्वारा मुझे पुरस्कृत किया गया कई बार। जो डिलीट के समकक्ष उपाधि है विद्या वाचस्पति, उससे भी मुझे सम्मानित किया गया। फिर बिहार साहित्यकार संसद समस्तीपुर के द्वारा भी मुझे सम्मानित किया गया। फिर दूर देहात एक संस्था है, उसके द्वारा सम्मानित किया गया। बिहार साहित्य अकादमी के द्वारा सम्मेलन के द्वारा भी मुझे पुरस्कृत और सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में भी लोगों ने मुझे काफी स्नेह दिया, काफी सम्मान दिया जी। अच्छा, कई ऐसे बच्चे हैं जो आपसे प्रेरणा ले रहे हैं और कुछ ऐसा ही कर दिखाने की चाहत रखकर अपने दिलों में आगे बढ़ रहे हैं, हौसले को आगे लेकर चल रहे हैं। तो उन सारे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे जो वो लेखक बनना चाहते हैं, और वो क्या प्रोसेस अपनाएंगे कि जो इस आपने जो मुकाम हासिल किया वो मुकाम को हासिल करने में सफल हो पाए? तो आप उनको कुछ छोटा सा टिप्स दें जिस कारण से वो आगे आपके वजह से आगे बढ़ पाए। कैसे इन मुकामों को हासिल किया जाए?
सबसे पहले तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि वो समय का सदुपयोग करें। जो भी समय उनके पास है उस समय का पर्याप्त रूप से, सम्यक रूप से उसका अधिकतम सदुपयोग करें और अपना लक्ष्य जरूर निर्धारित करें। लक्ष्य निर्धारित करके ही अपने कार्यों को करें, अन्यथा जीवन जो है वो रडरलेस बोट की तरह हो जाएगा और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए अपना लक्ष्य तो जरूर निर्धारित करें और किसी भी काम को पूरी जो है पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ करें। नकारात्मक को अपने अंदर लाने न दें, उन्हें प्रवेश न करने दें। बिल्कुल सकारात्मकता के साथ वो हर काम को करें और कुछ भी असंभव नहीं है ऐसा सोच के करें। क्योंकि फ्राइड ने कहा था कि देयर इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा सोच के उनको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। सफलता अवश्य मिलेगी। सर, आपने बहुत अच्छा बात बताया कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कार्य करने पर सब चीज संभव हो जाती है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि जैसे बच्चे अपने परिश्रम कर रहे होते हैं और उनको बीच बीच में क्या होता है कि डिमोटिवेशन आ जाता है, कैसे फैमिली प्रॉब्लम या से किसी कारण से उनको डिमोटिवेशन आ जाता है, तो फिर आपके जीवन में इस सारी प्रॉब्लम आई होंगी, तो फिर वहां पे आप कैसे संभालना चाहिए लोगों को और कैसे उठना चाहिए, क्या उनके पास होना चाहिए, क्या धैर्यशीलता होना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को? सबसे पहले तो जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं को धैर्य के साथ सहन करना चाहिए और उसका सामना करना चाहिए। तो क्योंकि विपत्ति में ही धैर्य की परीक्षा भी होती है। आपके पास अगर विपत्ति आती है तो धैर्य की परीक्षा। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा था कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत काल परखिए चाड़ी। इन चारों चीजों की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। जब आप समस्याओं से ग्रस्त होते हैं तो इन चार चीजों की, धीरज की, धर्म की, मित्र की, नारी की, इसकी परीक्षा होती है। तो जो भी आदमी आपत्ति काल में से गुजरते हों, जिनके सामने विपत्ति या समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें धैर्य नहीं होना चाहिए, धीरज से ही काम लेना चाहिए। तब तो उनकी सफलताएं, उनका जो समस्याएं हैं उसका लगभग समाधान हो जाएगा। और उसके प्रति ये निष्ठा भाव से कि नहीं साहब, ये दिन जो आया है, जो पीछे का दिन नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, ये सोच करके उसको समाधान के लिए धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि धैर्यपूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ लाइनें जो आपको इन तमाम बुकों में जो आपको कुछ लाइन याद हो, जो हमारे साथ आप गीत के रूप में या किसी ऐसे कहानी के रूप में शेयर करना चाहेंगे, कुछ लाइन? याद तो नहीं, इसी पुस्तक में है, बच्चों के लिए कुछ नसीहत है, आप कहें तो मैं उसे पढ़। जी। देखिए, छोटे बच्चे के लिए मेरा यह है कि देखें, एक गीत है कि तुम उस पथ के राही हो जिस पथ में तनिक विराम नहीं, पास अगर हो मंजिल फिर भी करना है विश्राम नहीं। तुम उस पथ के राही हो जिस पथ में तनिक विराम नहीं, रोए जो आए पथ में उसको तुम गले लगाना, बाँ अगर पकड़े कांटे भी उनसे हिल मिल जाना। जीवन की सुनसान डगर में ज्ञान का दीप जलाना, तूफानों से टकरा कर ही नैया पार लगाना। तुम उस पथ के राही हो जिस पथ में तनिक विराम नहीं, पास अगर हो मंजिल फिर भी करना है विश्राम नहीं। ये तो और लंबी कविता है। जी। अच्छा, एक बात हमने सुना है, ऐसा कहाँ तक सच है इस बात को तो हम जानते नहीं है, ये जो गांव हमारी माधोपुर दिहरुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है, हम पूर्वजों से जानने की कोशिश करते हैं, ये आखिर ऐसा नाम क्यों पड़ा, क्या आपको कुछ पता है इसके बारे में? बिल्कुल पता है, और इस पुस्तक में उसकी कहानी है। जी। इस गांव में एक माधो सा नाम के व्यक्ति रहा करते थे। जी। मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि वो हमारे पूर्वज थे। जी। लेकिन वो बढ़िया मन थे। माधो शाह नाम के एक व्यक्ति थे जो किराना की दुकान के ही वो करते थे। आधी धोती पहनते थे, आधा धोती ओढ़ते थे, लेकिन समाज में उनका अवदान जो था बहुत महत्वपूर्ण था। किसी की शादी ब्याह हो, किसी का सुख श्राद्ध हो, माधो साहब उसके यहाँ जरूर पहुंच जाते थे। किसी भी तरह की समस्या हो, माधो साहब उसके लिए हाजिर रहते थे। ये उनमें खासियत थी और वो काफी जनप्रिय थे। यहाँ तक कि अगर जमींदार लोग किसी गरीब को सताते थे तो वहाँ माधो साहब अपनी लाठी लेके खड़े हो जाते थे और वो गरीबों के शादी ब्याह में, बच्चियों की शादी ब्याह में अपनी औकात भूलकर मदद करते थे, ये सोच करके नहीं कि वो मुझे वापस करेगा। लेकिन अगर दुकान से कोई 5 आने का सामान लेता था तो वो एक धन्नी भी नहीं छोड़ते थे। वो कहते थे कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। इसलिए
व्यापार में वो छोड़ते नहीं थे, लेकिन बाकी समाज काम में, शादी ब्याह दुनिया में वो जी खोल के दान करते थे। तो इन्हीं के नाम पर पहले इस गांव का नाम था दिगरुआ, जो दिगंबर मियाँ करके कोई थे जिनके नाम पर ये दिगरुआ पड़ा था। इसके बाद माधव साहब की जो कृति थी और उनका जो अवदान था इस गांव के लिए, तो उसके बाद उन्हीं के नाम पर ये माधोपुर दिगरुआ, दिगरुआ तो पहले ही था, माधोपुर उन्हीं माधव साहब के नाम पर बना, जो रेवेन्यू विलेज है। माधोपुर दिगरुआ इस पंचायत का भी नाम है, उसी माधव साहब की स्मृति में इसका ये क्या है। इस पुस्तक में एक माधव साहब नाम की कहानी है, मिट्टी लकीरें में, मिट्टी लकीरें में एक माधव साहब नाम की कहानी है। आप इसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा जी। अच्छा, हमने जाना कि आपको तो पता नहीं होगा, हमें भी पता नहीं था, लेकिन आज पता हो गया कि क्यों आखिर हमारे गांव का नाम माधोपुर दिगरुआ पड़ा। इन तमाम चीजों की जानकारी तो हमें मिल गई। अच्छा सर, आप जब हम आ रहे थे तो आपको देखे कुछ पढ़ रहे थे, क्या कुछ अभी नया संकलित होने वाला है क्या? एक पुस्तक अभी हमारे प्रेस में है कि वो काव्य संकलन ही है, जो प्रेस में है, उसी का प्रूफ मैं देख रहा था। तो वो छप के आएगी, एक आध महीने में वो छप के आ जाएगी। और 2-3 तारीख को बिहार साहित्य सम्मेलन, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा महाधिवेशन का आयोजन किया गया है, जो ये प्रतिष्ठित संस्था है बिहार के लिए हिंदी की जगत में। तो उसी में 2 या 3 तारीख को महाधिवेशन है, जिसमें बड़े बड़े विदुषियों को, विद्वानों को भी चयनित किया जाता है सम्मानित के लिए। उसमें मुझ जैसे अकिंचन को भी चयनित किया गया है सम्मान के लिए। हालांकि मैं उस योग नहीं हूँ, मैं वैसा कोई विद्वान भी नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने क्या समझा क्या नहीं, मुझे भी उस सम्मेलन में सम्मानित करने के लिए चयनित किया गया है। जी, जैसे कि मेरे पास एक नोटिस आया है जहाँ पे इनको बताया गया कि वहाँ पे सम्मानित करने के लिए बुलाया गया है, जो कि पटना में होना चाहिए जी। अच्छा, एक बात हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे तैयारी जब स्टार्ट किया होगा राइटर बनने का, लेखक बनने का, तो उस समय आपने ऐसा सोचा था कि हम इतने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, इतनी सारी बुकों की चर्चा कर पाएंगे, इतने सारे बुकों का संग्रह लिख पाएंगे? क्योंकि उस समय तो उतनी बड़ी नॉलेज नहीं होती कि कैसे लिखेंगे, कैसे प्रेस होगा। तो उस वक्त आपने क्या समझ के स्टार्टिंग किया था? ये इसकी भी एक अजीब कहानी है जी। मैं 9th क्लास में जब पढ़ता था, उसी समय से कविताएं लिखता था। तो कविताएं लिख करके और अपने दोस्त को जब सुनाता था तो वो कहता था, यार ये तुम लिख के लाए हो, कहीं से चुरा के। तो जब ऐसा वो कहते थे तो मैं हतोत्साहित होता था और उसे फाड़ के फेंक देता था। ऐसा क्रम चलता रहा 1973 तक। 73 तक मैं लिखता रहा, फाड़ता रहा। 1973 में बगहा में मुझे एक अच्छे मित्र से मुलाकात हुई, जो नाथानी विद्या मंदिर के हेडमास्टर थे, और 3 विषयों में वो एमए थे, तीनों लिटरेचर में, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में। तो अपने बच्चे का एडमिशन में उन्हीं के यहाँ कराने गया। तो मेरे वार्तालाप के क्रम में उन्होंने कहा कि आप कुछ साहित्यिक जैसे लगते हैं, आप कुछ लिखते पढ़ते हैं क्या? हम भी नहीं, कुछ लिखते तो नहीं था ना, आप कुछ लिखते हैं। मैं कहा लिखता हूँ, फाड़ता हूँ। कहीं क्या लिखते हैं, क्या फाड़ते हैं? कुछ है क्या अभी का लिखा हुआ? एक पॉकेट में मेरे पास एक कविता थी, उसमें लिखा है कि इसको लिखते हैं और फाड़ देते हैं। हाँ, लिखते हैं, फाड़ देते हैं। अरे आपने बहुत जुल्म किया। कितना फाड़े? हमने सैकड़ों से भी ज्यादा फाड़ दिया हमने। कहेंगे हम तो बहुत जुल्म कर दिया। नहीं, इसको रखिए, ये तो बड़ी अच्छी रचना है। तब से मैं लिखना शुरू किया और मुझे भी नहीं लगता, आज भी मैं लिखता हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं लिख रहा हूँ। मुझे पता नहीं, आज जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा लिखी गई रचना है क्या। तो उस समय, जिस समय मैं लिखता हूँ, पता नहीं कौन लिखवा देता है, मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन बाद में चल के मुझे ऐसा लगता है कि शायद हम ही लिखे हैं। कहानी संग्रह जो है मिट्टी लकीरें, इसके बारे में बताऊं, बगहा में जब इसकी रचना हो रही थी तो मैं 3-3 दिन टेबुलर से उठता नहीं था। खाने पीने पकाना तक जाने के लिए नहीं उठता। ऐसा लगता था कि अगर मैं उठ जाऊं तो ये भाव छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। और मैं लगातार 3 दिन तक, हम देखे हैं कि जब हमारे बगल के लोग जब काफी होते थे, गुस्साते थे कि साहब आप खाना पीना तो खाइए, पखाना जाइए, स्नान कीजिए। ये स्थिति हमारी थी इस मिट्टी लकीरें कहानी के समय। आज जब मैं पढ़ता हूँ तो लगता है कि ये मेरे द्वारा ही लिखी हुई कहानी है, ये ऐसा नहीं लगी। तो लिखने वाला चाहे कि मैं जबरदस्ती लिखूं, ऐसे बहुत कवि कम होते हैं। वो जब भाव आता है तो अजीब स्थिति होती है और उस समय पागलपन की स्थिति होती है, और वो पागलपन में कुछ लिखा जाता है जिसे लोग कहते हैं कि ये साहित्यिक रचना है कि नहीं। तो वही स्थिति होती है। तो इसलिए मैं जो भी नवोदित साहित्यकार होना चाहते हैं उनका ये संदेश देना चाहता हूँ कि घबराए नहीं। कहीं भी कोई कुछ कहता है, आपत्ति करता है, हंसता है, मजाक करता है तो घबराए नहीं। उनके जो भाव आते हैं उसे भाषाबद्ध करें
और जब भाषा बद करेंगे तो उन्हें बाद में अपने ही उसके लोग चाहने वाले हो जाएंगे, उसकी प्रतिष्ठा होगी। बहुत अच्छे बताया आपने, जैसे कि आपके बहुत सारे चाहने वाले लोग देख रहे हैं, उनको बहुत ही अच्छा लगा होगा देख करके। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सर, जैसे आपने यहाँ पे जो भी पुरस्कार किया, कुछ ऐसे चेहरा जो आपके यादगार हो, जिनके द्वारा आप पुरस्कृत हुए, जैसे शिक्षा मंत्री, कुछ ऐसे चेहरा हो कि आप हमें नामांकित करवाएंगे? वो पुरस्कृत होने में तो मुझे वो तो तस्वीर नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा भी मुझे किया गया था। लेकिन जो पुस्तक ये है जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति ग्रंथ, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री द्वारा ही हुआ था 24 जनवरी 2019 को। ये कितौनिया जो है कॉलेज है उसी में, तो उस समय उसका फोटो आप देख सकते हैं, फोटो है उसमें, दिखा देंगे, फ्लैश कर देंगे जी। तो वो है। इसके बाद अपने दरवाजे पर ही ये इसका मीठी लकड़ी का जो लोकार्पण हुआ था, उसमें उस समय के कलेक्टर जो थे अपने यहाँ के श्री एम रामचंद्र डू और एसपी साहब थे श्री एसपी चौधरी, वो दोनों आए थे यहाँ और उन्हीं के द्वारा लोकार्पण हुआ था। उस अवसर पर बुद्धिनाथ मिश्र को अगर आप जानते हैं तो, अगर नहीं जानते हैं तो बताएं कि वो देहरादून के रहने वाले हैं और इंटरनेशनल फिल्म के कवि, वो भी यहाँ आए थे और उनके द्वारा भी ये संयुक्त रूप से लोकार्पण किया गया था। और इसके पहले की 2 किताबों का लोकार्पण हुआ जिसमें नेता लोग आए थे। और मुझे उज्जैन में विक्रमशिला विद्यापीठ के माध्यम से पुरस्कृत किया गया था, जिसकी तस्वीर है। और फिर बिहार साहित्यकार संसद की ओर से सम्मानित किया, जो जिया लाल आर साहब जो कलेक्टर कभी हुआ करते थे यहाँ और चुनाव होकर के रिटायर किए, उनके हाथों मुझे पुरस्कृत किया गया। और भी ऐसा कहा जाता है कि जो लोग आगे बढ़ते हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं आदर्शवादी लोगों का भी हाथ होता है, और ये बात कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, आज मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इनके पीछे कुछ ऐसे व्यक्ति का हाथ है या नहीं है जो आदर्शवादी ये इनको मानते हैं। तो सर, आपके जीवन में कुछ ऐसे आदर्शवादी लोग जिससे आप प्रेरित होकर आगे बढ़े हो, उनको आप चित्रांकित कीजिए। क्योंकि कोई भी आदमी जब आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई उसका आदर्श होता ही है, और आदर्श मान के ही उसके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। जैसे आध्यात्म के क्षेत्र में मेरे सदगुरु हैं, आप जानते होंगे, श्री देवराहा बाबा, नामी संत थे और उनकी उम्र के बारे में किसी को पता नहीं है कितने साल के थे वो। तो मैं जब आध्यात्म के क्षेत्र में आना चाह रहा था तो मुझे लगा कि मैं एक सदगुरु की तलाश करूं, और तलाश करते करते मुझे वो मिल गए जो एक महान संत भारतवर्ष के थे। तो एक तो मेरे आदर्श हो गए जिनकी वजह से मैं अध्यात्म के क्षेत्र में थोड़ा बहुत आगे बढ़ सका। और साहित्य के क्षेत्र में मैं प्रभावित हुआ था प्रसाद जी से, क्योंकि वो छायावाद कवि थे और मेरी रचनाएं देखेंगे आपकी अधिकतर आपको छायावाद का फोटो उसमें मिलेगा। तो साहित्य के क्षेत्र में मैं थोड़ा उनसे प्रभावित था, यद्यपि कि वो भी कम पढ़े लिखे थे, उनकी योग्यता ज़्यादा नहीं थी, वो इंटर भी मुश्किल से थे, लेकिन वो साहित्य के क्षेत्र में कमाईनी की बात आपने देखा ही है। तो वैसी वैसी रचनाएं उनकी थी, उनकी कृतियां हैं, तो उनसे मैं ज़्यादा प्रभावित था। मैं उनके घर पे भी गया था बनारस, उनके घर पर गया जबकि वो नहीं थे, लेकिन उनके बेटे आनंद शंकर जी, रतन शंकर जी से मुलाकात हुई। मैं वहाँ एक रात ठहरा उनके घर पे, और उसके बाद तो फिर मैं बनारस से आया था। तो वो मेरे चलिए, अगर आपके मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको व्यंगित कर रहे हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आप यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं इनसे मिलते ही रहूंगा, क्योंकि ये हमारे समाज के आदर्श लोग हैं, इनसे मिलना हमारी वो जो है फितरत है, ये मिल सकते हैं, ऐसी हमारी उम्मीदें हुई हैं। तो मिलते हैं, फिर नई वीडियोज करेंगे और नई उमंगों के साथ, फिर नई वीडियोज के साथ आपका स्वागत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।